Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Faiza Wasim. I hope you all will be fit and fine. आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और आज की इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं फॉर गैदरिंग द रिक्वायरमेंट्स। वी ऑल नो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होता है वो तब क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है जब आपकी रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हों। आपको क्लाइंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स मिली हैं, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलता है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू दी क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन अगर आपने ठीक से रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं की तो आपको आपका फाइनल प्रोडक्ट भले कितना ही एक्यूरेटली रिजल्ट्स क्यों ना प्रोवाइड करे, अगर वो अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर नीड्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्लाइंट की नज़र में। क्योंकि क्लाइंट जो चाह रहा था आपने वो डेवलप नहीं किया, आपने कुछ और डेवलप कर दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग फ़ेज़ के अंदर, हमें पता है हमारा सबसे पहला फ़ेज़ ही प्लानिंग के बाद रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का होता है। जब आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स एक्यूरेट होनी चाहिए। आप वो चीज़ ठीक से समझें जो कि क्लाइंट आपको बताना चाह रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो कि क्लाइंट ने आपको बताया कुछ, आप समझे कुछ, आपने डेवलप कर दिया, आपकी कॉस्ट भी लग गई, आपकी एफर्ट्स भी लग गई, आपका टाइम भी लग गया और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिला वो चीज़ थी ही नहीं जो कि क्लाइंट ने मांगी थी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग फेज़ में ही रिक्वायरमेंट्स ठीक तरह से गैदर करें। तो रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए एक हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स से रिलेटेड ही बात करेंगे। ओके, the very first responsibility of the business analyst is to gather requirements from the client। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी बिजनेस एनालिस्ट की? वो यही होती है कि भाई पहले हमें एक्यूरेट रिक्वायरमेंट्स मिल जाएं क्लाइंट की तरफ से, क्योंकि अगर हमने उसको गलत ले लिया, आप ठीक से नहीं समझे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी एफ़र्ट भी वेस्ट होगी, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आप जितनी कॉस्ट लगाएंगे डेवलपमेंट में वो सारी भी वेस्ट हो जानी है। So now the main point that arise here is that how can you gather requirements from the client। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर अराइज होता है वो ये कि आपने रिक्वायरमेंट्स लेनी किस तरह से अपने क्लाइंट से। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू आंसर दी अबव क्वेश्चन कि आपने कैसे रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है। उसके लिए आप रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फाइन, तो आज की इस वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे? हम रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स के हवाले से बात करेंगे। अब वो कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। 10 टेक्निक्स यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रही हैं आपको। स्टेक होल्डर एनालिसिस, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस, फोकस ग्रुप, इंटरफेस एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, प्रोटोटाइपिंग, जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसको जैक भी कॉल किया जाता है। इसके अलावा सर्वे क्वेश्चनियर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन क्या होता है? इट इज़ ऑल अबाउट ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। इन अदर वर्ड्स, वंस द बिजनेस एनालिसिस has communicated with stakeholders for understanding their requirements, it can be described as elicitation। It can also be described as requirement gathering। रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन को आप एक और नाम दे सकते हैं रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स कि आप रिक्वायरमेंट्स गैदर कर रहे हैं। किससे गैदर कर रहे हैं? डिफरेंट स्टेक होल्डर से गैदर कर रहे हैं। अब होता क्या है, स्टार्टिंग में आप एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उस मीटिंग में सभी स्टेक होल्डर्स जो है वो मौजूद होता है। स्टेक होल्डर्स वो सारे लोग जो कि आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइनर्स भी मौजूद हैं, डेवलपर्स भी मौजूद हैं, आपके बिजनेस एनालिस्ट भी मौजूद हैं, और यस सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्लाइंट मौजूद है जिसको प्रोडक्ट चाहिए। वो आपको बताता है कि मुझे इस टाइप की फंक्शनैलिटीज़ चाहिए, मुझे इस टाइप के रिज़ल्ट्स चाहिए, जिसको पेपर वर्क के थ्रू कलेक्ट किया जाता है और सब लोग उसको अपने पास नोट डाउन करते हैं। रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के प्रोसेस को आप कॉल करते हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। फाइन, requirements elicitation can be done by communicating with stakeholders directly or by doing some research experiments। The activities can be planned, unplanned or both।
अब रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की जो प्रोसेस है वो आप जो है वो कम्युनिकेशन के थ्रू करते हैं। स्टेक होल्डर से आप डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, आप कोई मीटिंग बुला सकते हैं, या आप कोई ऑनलाइन डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अच्छा, हम बढ़ते हैं अपनी टेक्निक्स की तरफ। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स जो यूज़ की जाती हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास है स्टेक होल्डर एनालिसिस। इस टेक्निक में क्या होता है, स्टेक होल्डर्स कैन इंक्लूड टीम मेंबर्स, कस्टमर्स, any individual who is impacted by the project, or it can be a supplier. Stakeholder analysis is done to identify the stakeholders who will be impacted by the system. Stakeholder analysis में क्या होता है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स का एनालिसिस करते हैं कि भाई मेरी टीम में कौन कौन से लोग हैं, मेरे प्रोजेक्ट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, उन सब को आप बिठाते हैं और उन सब से आप जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है ब्रेन स्टॉर्मिंग। दिस टेक्निक इज़ यूज टू जनरेट न्यू आइडियाज़ एंड फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर ए स्पेसिफिक इशू। आपके पास कोई इशू है, आपको समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स बैठते हैं, आपके इशू के ऊपर ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाती है ताकि उसके थ्रू न्यू आइडियाज़ आप जनरेट कर सकें और एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को सिलेक्ट कर सकें। The members include for brainstorming can be domain expert, subject matter experts, multiple ideas and information give you a repository of knowledge and you can choose from different ideas. अब यहाँ पर brainstorming के लिए कौन कौन से लोग हो सकते हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स जो कि आपके डोमेन में एक्सपर्ट हो, या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स का होना लाजमी है brainstorming में, ठीक है। This section is generally conducted around the table discussion. All participants should be given an equal amount of time to express their ideas. यहाँ पर आपकी मीटिंग होती है, आप आइडियाज़ जनरेट करते हैं, सबको इक्वल टाइम दिया जाता है, सबको प्रायोरिटी दी जाती है, सबके आइडियाज़ को देखा जाता है, सुना जाता है और फिर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन को सिलेक्ट किया जाता है। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स वगैरह भी हैं, अगर आप इसको रीड आउट करना चाहें सो यू कैन रीड इट आउट। नेक्स्ट टेक्निक जो एलिसिटेशन की यूज़ की जाती है वो इंटरव्यू। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड फॉर रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। सबसे कॉमन टेक्निक है इंटरव्यू की, जो कि आप रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स जो कि आप रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरव्यू टेक्निक शुड बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एनालिस्ट एंड स्टेक होल्डर्स। सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाने वाली टेक्निक है वो इंटरव्यू है। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं। बिजनेस एनालिस्ट क्या करता है, रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स से डिफरेंट क्वेश्चंस करता है, जिसको उसके आंसर्स चाहिए होते हैं और उसकी बेस के ऊपर वो अपना सारा प्लान करता है, ठीक है। In this technique, the interviewer directs the question to the stakeholders to obtain information. One-to-one interview is the most commonly used technique. अब यहाँ पर इस तरह भी हो सकता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को आप 1 by 1 करके क्वेश्चंस करें, या फिर एक ही मीटिंग में आप सबको बिठा देते हैं और फिर वहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं अपने स्टेक होल्डर से। बिजनेस एनालिस्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने सारे क्वेश्चंस जो कि उसके माइंड में हैं वो क्लियर हो सकें। ओके, नेक्स्ट टेक्निक की तरफ चलते हैं। वो है हमारे पास document analysis. This technique is used to gather business information by reviewing, examining the available material that describes the business environment. Requirements analysis जो टेक्निक है, इसमें आप क्या करते हैं, जो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसी को आप रिव्यू करते हैं, उसी में से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कवर करते हैं, उन्हीं पेपर्स उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में से आप रिसर्च करके अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं और ये बात डिसाइड करते हैं कि किस तरह से आपने अपने प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करनी है और आपकी रिक्वायरमेंट्स मेजर कौन कौन सी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है यहाँ पर आपके पास फोकस ग्रुप। बाय यूजिंग अ फोकस ग्रुप यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम अ ग्रुप। आप ग्रुप के ऊपर फोकस करते हैं, यहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपने प्रोडक्ट की या फिर अपनी सर्विसेज की, ठीक है। ग्रुप में कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, ऑफकोर्स आपके स्टेक होल्डर्स। नेक्स्ट टेक्निक है यहाँ पर इंटरफेस एनालिसिस।
इंटरफेस एनालिसिस इज़ यूज टू रिव्यू द सिस्टम, पीपल एंड प्रोसेस। इंटरफेस एनालिसिस में आप कौन कौन सी चीज़ों को रिव्यू करते हैं? आप अपने सिस्टम को रिव्यू करते हैं, आप अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को रिव्यू करते हैं, मीन्स पीपल जो कि इन्वॉल्व है, और प्रोसेसेस को। दिस एनालिसिस इज़ यूज टू आइडेंटिफाई हाउ द इंफॉर्मेशन इज़ एक्सचेंज बिटवीन द कॉम्पोनेंट्स। ये टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है? ताकि आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सके कि इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम के अंदर, आपके कंपोनेंट्स के अंदर किस तरह से एक्सचेंज हो रही है। एन इंटरफेस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कनेक्शन बिटवीन टू कंपोनेंट्स, दिस इज डिस्क्राइब्ड इन दी फॉलोइंग। अच्छा, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस में आप जो है वो बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से लोग कम्युनिकेट करते हैं। एलिमेंट ए इंटरफेस से कम्युनिकेट करता है, इनपुट भी जा रहा है, मैसेज पासिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर यूज़ हो रहा है। इंटरफेस मीन्स कि आप उसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टेक्निक के हवाले से बात करें तो वो है ऑब्जर्वेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वेशन सेशन इज़ टू अंडरस्टैंड द एक्टिविटी, टास्क, टूल्स यूज्ड एंड इवेंट्स परफॉर्म बाय द अदर्स। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करते हैं? आप क्या चीज़ देखते हैं कि आपके कौन कौन से टूल्स यूज़ हो रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को आप समझने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स को आप समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स आपके जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उनको आप ऑब्जर्व करते हैं और उसमें से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स निकालते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोटोटाइपिंग। इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई मिसिंग और अनस्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी आपकी अनस्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स होती हैं और मिसिंग वैल्यूज़, मिसिंग चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप प्रोटोटाइपिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इन दिस टेक्निक frequent demos are given to the client by creating the prototypes so that client can get an idea of how the product will look like. आप यहाँ पर क्या करते हैं? आप अपने क्लाइंट को एक प्रोटोटाइप बनाकर दिखाते हैं ताकि क्लाइंट को ऐसा फील हो कि मुझे मेरा फाइनल प्रोडक्ट इस टाइप का मिलेगा, ठीक है। और फिर वो उसमें बताते हैं कि भाई हाँ, ये मुझे फाइनल प्रोडक्ट के हिसाब से ठीक है, या इसमें ये कमियाँ हैं, इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन की, वो है जैड, जिसको आप जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं। दिस टेक्निक इज़ मोर प्रोसेस ओरिएंटेड एंड फॉर्मल एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्निक्स। बाकी टेक्निक्स के मुकाबले में ये ज़्यादा प्रोसेस ओरिएंटेड और फॉर्मल है। दीज आर स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स इन्वॉल्व एंड यूजर्स, PMs, SMEs. दिस इज़ यूज टू डिफाइन, क्लियरिफाई एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स। किस लिए यूज़ की जाती है ये टेक्निक? ताकि आप अपनी इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकें, क्लियरिफाई कर सकें, डिफ़ाइन कर सकें। नेक्स्ट टेक्निक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव सर्वे क्वेश्चनियर। ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फॉर सर्वे क्वेश्चनियर, अ सेट ऑफ क्वेश्चन इज़ गिवन टू द स्टेक होल्डर्स टू आइडेंटिफाई देयर थॉट्स। After collecting the responses from the stakeholders, data is analyzed to identify the area of the interest of stakeholders. इस टेक्निक में क्या करते हैं? बिजनेस एनालिस्ट क्वेश्चनियर पेपर बनाते हैं, जितने भी क्वेश्चंस का आंसर्स उन्हें चाहिए होते हैं वो बनाते हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अमंग डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उन क्वेश्चनियर्स का आंसर करते हैं, जिसकी बेस पर जो बिज़नेस एनालिस्ट होता है उसको उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है और उसकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो क्लियरिफाई हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने बात की है कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक्स के हवाले से। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिखाई है, आप चाहें तो उसको भी रीड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन टेक्निक से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।